आज स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, नंबर लाइन मतलब संख्या रेखा। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं, हिंदी में इनको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। संख्याएं, ठीक है। और ये आपके रेशनल नंबर्स प्लस इर्रेशनल नंबर्स से मिलकर बनते हैं। मतलब रेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या। और ये अपरमेय संख्या। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनको हम P अपॉन Q या के रूप में लिख देते हैं, यानी ये एक रेशियो में लिखते हैं। और वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? √2, √3, √5, ये आपके इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। यानी जितने भी रूट्स वाले नंबर्स होते हैं वो सभी इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। अपरमेय संख्या। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है हमें कि सभी रूट्स, यानी जैसे कि 64 आ गए आपका रूट में, तो इसका तो स्क्वायर रूट आ जाता है ना, +-8। तो जिनका स्क्वायर रूट आता है वो आपके इर्रेशनल नंबर्स नहीं होते। ठीक है। अब बात करते हैं हम परमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। तो ये क्या होते हैं? जिनको हम P अपॉन Q के रूप में लिख देते हैं, यानी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0। और ये भी आपके जिनसे मिलकर बनते हैं इंटीजर्स प्लस फ्रैक्शंस। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, फ्रैक्शन भिन्न। ठीक है बच्चों। इंटीजर्स आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव इंटीजर, जिनको हम धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं। और ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्या। तो देखिए, यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो भी परमेय संख्या होती है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। तो अगर हम इनके नीचे यानी डिनोमिनेटर में 1 पुट कर दें तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में आ गए। अच्छा, एक होते हैं आपके 0 और एक होते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर हम नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर्स को नेगेटिव साइन देके लिखते हैं, -1 -2 -3 -4, तो ये होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको हम ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। क्या? ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक भी बोलते हैं। अगर हम ये जीरो और इन काउंटिंग नंबर्स को मिला दें, यानी जीरो और काउंटिंग नंबर्स को मिला दें, तो बनता है हमारा होल नंबर्स। क्या बनते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं इन पर फ्रैक्शंस। और ये इनको हम विद डेसिमल नंबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद डेसिमल नंबर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? विद डेसिमल नंबर्स। विद डेसिमल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? विद डेसिमल नंबर्स, नंबर 1 टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है खत्म हो जाना। ठीक है, टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना। जैसे कि अगर हम किसी भी नंबर में किसी अनदर नंबर से डिवाइड करते तो डेसिमल के बाद में उसके डेसिमल प्लेसेस के जो नंबर्स हैं वो फिनिश हो जाए, यानी खत्म हो जाए, एंड हो जाए। अगर हम 1/1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5। यानी डेसिमल के बाद में एक टाइम ऐसा आता है, एक संख्या ऐसी आती है कि वहां डिवाइड कंप्लीट हो जाता है, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। क्या आ जाता है? रिमाइंडर 0 आ जाता है। नंबर 2 टाइप्स में होते हैं इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब ये होगा कि जैसे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर से दूसरे नंबर्स में, तो डिवाइड तो कर रहे हैं, डिवाइड फिनिश नहीं, यानी हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा है, रिमाइंडर बढ़ता ही चला जा, मतलब आगे चलता चला रहा है डिवाइड। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन है उसमें एक वैल्यू बार बार पर रिपीट हो रही है। जैसे अगर हम 1 में 3 से डिवाइड करें तो ये आएगा 0.3333। तो ये जो आपका क्वेश्चन आ रहा है इसमें आप देख रहे हो कि 3 जो है रिपीट हो रहा है बार बार पे। तो क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। नंबर 3 है नॉन टर्मिनेटिंग और एंड नॉन रिपीटिंग। यानी आप डिवाइड दे रहे हो ना, तो उसका जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू रिपीट हो रही है और ना ही आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो वो ऐसे नंबर किस में आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ठीक है, तो जैसे 0.12, फिर 13, फिर 15, 16, 27, इस तरीके से नंबर आते जा रहे हैं, लेकिन कोई नंबर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स किस में आते हैं? हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से देख लेना। और एक और चीज बताते हैं हम आपको। तो बच्चों एक इंफिनिटी के बारे में और बात करते हैं। इंफिनिटी इज ए बाउंडलेस कॉन्सेप्ट, यानी इंफिनिटी जो है आपका एक बाउंडलेस कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये इंफिनिटी आता कैसे है? अगर हम किसी नंबर में, एनी नंबर में डिवाइड कर दें बच्चों, किससे? 0 से, तो क्या आएगा आपका? इंफिनिटी। क्या आएगा? इंफिनिटी आएगा। ठीक है, और अगर हम 0 में किसी नंबर से डिवाइड कर दें, एनी नंबर, तो आपका आएगा 0। और एनी नंबर में अगर हम इंफिनिटी से डिवाइड कर दें तो आपका आएगा 0। कितना आएगा? 0।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट और था बच्चों, इसको भी याद रखना, इसको मेमोराइज रखना। कभी कभी गलती कर देते हैं बच्चे, तो ये मेमोराइज रखनी है आपको। तो हम इसके बाद में अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये थोड़ा नंबरों के बारे में तुम्हें बताया गया था, उसके बाद में अब किस पर चलते हैं, एक्सरसाइज पर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेमा का अर्थ समझते हैं कि लेमा क्या चीज होती है। लेमा क्या है कि लेमा हमारा एक पहले से प्रूव किया हुआ एक इस तरीके का स्टेटमेंट होता है कि उस स्टेटमेंट का यूज हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक है, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। समझ में आया इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है बच्चों कि लेमा जो है आपका एक पहले से प्रूव स्टेटमेंट है कोई, और उस स्टेटमेंट का यूज हम क्या करते हैं, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा। लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r such that a is equal to bq plus r where r is greater than equal 0 and less than b। तो बच्चों आपके दो पूर्णांक a और b हैं, पॉजिटिव यानी धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, और उनके मध्य या उनमें इस तरीके के दो पूर्णांक विद्यमान हैं कि वो इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं, यानी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि ये स्टेटमेंट है क्या चीज, कैसे आता है, कैसे ये चीज आ रही है। तो मान लीजिए कि आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स a इज इक्वल टू 15 एंड b इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले डिवाइड करते थे, क्या करते थे, डिवाइड भाग देते थे, तो क्या है कि भाग देना में किससे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। तो 4 से डिवाइड करेंगे हम किसमें, 15 में, यानी 4 का डिवाइड 15 में। तो कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स 12। तो ये आपका रिमाइंडर आया 3। ठीक है, तो जैसे हमने 4 का पढ़ा 15 में पढ़ा, तो कितनी बार पढ़ा, 3 बार, 4 3 12। अब शेष पल कितना बचा हमारा, 3। अब मैं आपसे कहूं कि बताइए बच्चों कि हमारा ये जो भाग है वो सही गया है कि नहीं गया है। तो हम क्या करते थे, 4 डिवाइजर, क्या है ये, डिवाइजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ये आपका डिविडेंड, क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड, इसको बोलते हैं हम भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और ये हमारा क्वेश्चन क्यू, इसको बोलते हैं हम भागफल। और ये है आपका रिमाइंडर, इसको बोलते हैं हम शेषफल। तो उस समय हम जब छोटी क्लासों में थे तो क्या करते थे हम, कि चेक करते थे क्या, कि भाज्य इज इक्वल टू क्या, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर हम इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो कैसे होगा, डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus remainder। ठीक है, इस टाइप से हम लिखते थे। तो देखिए, जैसे कि अगर हम इस रिमाइंडर को r से रिप्रेजेंट करें और क्वेश्चन को q, स्मॉल q से रिप्रेजेंट करें और a और b,
तो हमारा ये सिस्टम किस तरीके से बनेगा, 15 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। तो ये 15 क्या है हमारा ए, और 4 क्या है हमारा बी, और ये 3 क्या है हमारा क्यू प्लस आर। और वेयर आर इज इक्वल टू क्या बताया था आपको कि आर जो है आपका बी से छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा या 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट यहां से निकल के आता है कि जब हम देखते थे छोटी क्लासों में कि हमें ये क्वेश्चन अगर चेक करना है तो क्या निकल के आएगा, 4 3 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। यानी हमारा भागफल क्या था, यानी भाग जो कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो हमारा सही आता था। तो उसी चीज का हम ये प्रयोग कर रहे हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर प्लस इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये आपका है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका यूज हम क्या करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज जो करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। क्या करते हैं हम, एचसीएफ फाइंड करने के लिए करते हैं। तो बच्चों अब देखते हैं एल्गोरिथम, सीरीज ऑफ स्टेप टू सॉल्व ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम। यानी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करने के जो चरण होते हैं, उन चरणों को चरणबद्ध करने का तरीका आपका एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गोरिथम। फिर आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू कंप्यूट एचसीएफ। यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मासा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें जो स्टेप होती हैं वो स्टेपों को मिला के हमारा क्या बनता है, एल्गोरिथम। और इस को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से निकालते हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा हम क्या करेंगे, उसको यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से की हेल्प से हम क्या करेंगे, उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो ऐसे आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, और हिंदी में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो उसका फर्स्ट पार्ट है 135 यानी 135 एंड 225। इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो इनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इनमें से जो बड़ी वैल्यू होती है उसको हम ए डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू यानी आपका 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी ए इज इक्वल टू आपका आएगा 225 एंड बी इज इक्वल टू 135। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें किसका यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था, यूक्लिड डिवीजन लेमा था हमारा कि ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड लेस देन बी, ये था। तो इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करते हैं इसमें, क्योंकि हमने बताया था आपको भी कि जो एल्गोरिथम है उसका मतलब क्या है, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना और उन सभी स्टेपों को मिला के एल्गोरिथम बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये हमारी स्टेप नंबर 1 थी, तो हम इसका यूज करेंगे। ये हमारी क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इसका यूज करते हैं। तो क्या होगा कि हम क्या करेंगे, 135 का 225 में डिवाइड करेंगे। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, 225 कितने टाइम चलेगा, 1 टाइम 135, कितना रिमाइंडर हुआ 090। तो देखिए बच्चों, ये आपका ए
ये आपका B, ये आपका Q और ये आपका R। ठीक है, ये क्या हो गया आपका R। तो स्टेप नंबर 1 में हमने ये लिखा 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90। ठीक है, ये हमारी स्टेप नंबर 1 है। ठीक है, स्टेप नंबर 1। तो अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से हम इस स्टेप नंबर 2 करेंगे और आगे भी हम इसी का यूज करेंगे, इस लेमा का। अच्छा, ये स्टेप हम करते कब तक है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसी तरीके से डिवाइड करते रहते हैं। क्या, रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे ए और बी क्या होंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो बी और क्यू जो होते हैं, बी और आर हमारे नेक्स्ट स्टेप में ए और बी बनेंगे। यानी बी हमारा ए बन जाएगा और आर जो है वो बी बन जाएगा। यानी सेकंड स्टेप क्या होगा, 135 इज ग्रेटर देन 90। अब इसको इस लेमा के अकॉर्डिंग किस तरीके से लिखेंगे, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, यानी अगेन आपका r इज इक्वल टू कितना आया, 45, डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन हम उसी स्टेप को लगा देंगे। तो ये अगर आपको डिवाइड आती है तो डिवाइड मतलब देख लें, और नहीं तो हम डिवाइड भी करते हैं इस तरीके से। 90 से डिवाइड किया 135 में कितने टाइम्स, 1 टाइम्स 45 रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका B होगा, ये A होगा और ये आपका Q और ये R। ठीक है बच्चों, अभी आपका रिमाइंडर जो है 0 के इक्वल नहीं आया है, तो अगेन हम वही स्टेप लगाएंगे। तो अब इसके लिए फिर A और B क्या होंगे, जो हमारे इसमें क्या आए थे, B और R अगेन, यानी 90 और 45 में लगाएंगे हम लेमा। तो लगाइए, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। यानी 90 में अगर हम 45 से डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। कितना रिमाइंडर, 0। तो ये आपका A, ये B और ये आपका Q, ये आपका R। तो अब आपका R जो है क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। तो हमारी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। क्या हो जाती है, हमारी स्टेप कंप्लीट हो जाती है। जब हमारा R 0 आ जाए तो उस कंडीशन में हमारा ये जो B होता है लास्ट वाली स्टेप में, यानी जिस स्टेप पर हमारा रिमाइंडर 0 होता है उस स्टेप में जो हमने B यूज किया है वही हमारा HCF होता है। क्या होता है, HCF। दोबारा से समझ लीजिए कि हम इन स्टेपों को कब तक यूज करते हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। और A और B हमारे चेंजेज होते रहते हैं। A और B क्या बनते रहते हैं हमारे, B और R। यानी हर बार B चेंज होगा और R भी चेंज होगा। और कब तक लगाते रहते हैं इन स्टेपों को हम, जब तक हमारा R जो है 0 नहीं आता है। और जिस स्टेप में हमारा R 0 आ जाता है बच्चों, जिस स्टेप में हमारा R यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उस स्टेप का B, उसी स्टेप का बता रहा मैं, उसी स्टेप का, यानी इस स्टेप में हमारा 0 आया रिमाइंडर, तो इस स्टेप का B यही तो है, ये लिखा हुआ है B, ये वाला। तो B आपका HCF होगा। तो क्या लिखेंगे हम, HCF ऑफ किनका, HCF निकाल रहे हैं हम 135 और 225 का HCF कितना आएगा, 45। समझ में आया? तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा और इसको अच्छे से रिवाइज करें। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का
फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टेप 1, 196 is less than 38,220। ये आपका बी और ये ए, इसका डिवाइड करते हैं। वन टाइम 6, 12 में से 17 में से 9, 8, 1, ये आपका कितने टाइम्स? 9 टाइम्स। 9 पंजे बदलना उचित 54, 81 और 5 86। कितना बचेगा बच्चों? 8, 9। अब कितना आएगा? 5 टाइम्स। तो देखिए बच्चों, ये फर्स्ट टाइम्स में ही आपका, पहली बार में ही आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो ये आपका रिमाइंडर 0, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर। तो क्या लिख देंगे? 38,220 is equal to 196 into 195 प्लस 0। तो HCF क्या निकल के आएगा? HCF ऑफ 196 38,220 is equal to क्या निकल के आएगा? आपको बताया था कि जब जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका बी ही हमारा क्या होता है? HCF होता है। तो इसी पहली स्टेप में ही आ गया। तो बी क्या था आपका? 196। तो 196 ही आपका क्या होगा? HCF। तो नोट कीजिए बच्चों। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो देखिए 867 एंड 225। तो फर्स्ट स्टेप आपको बताई थी कि इनमें देखते हैं कि ये बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो आपका 800 यानी 867 बड़ा है 255 से। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, हम क्या लिखेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 255 से 867। तो कितने टाइम्स आएगा बच्चों? तो बच्चों ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो देखिए अभी मैंने पूरा स्टेटमेंट किस तरीके से लिखने होते हैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सभी लिखे हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, वैल्यूज दी हुई हैं 867 एंड 255। तो आप देख रहे हो इसमें कि 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हैं। हिंदी मीडियम वाले भी देखते रहे हैं। यहाँ पर मैं स्टेप उनके लिए लिख रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 यानी चरण नंबर 1 क्या है कि आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि 867
इज ग्रेटर देन यानी बड़ा है आपके 205 से, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। ठीक है, तो जब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 225 यानी 255 का 867 में डिवाइड करेंगे, तो ये आपका डिवाइड है, तो ये आपका क्या है, डिविडेंड ए, ये डिवाइजर बी, ये क्वोशिएंट यानी क्वोशिएंट 3, और ये आपका रिमाइंडर, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल, सॉरी ये भाज्य, ये भाजक, ये भागफल और ये शेषफल। तो मैंने फॉर्मूला आपको क्या लिखाया था कि सबसे पहले हम लिखते हैं भाज्य। भाज्य कितना है हमारा, यानी हमारा जो स्टेटमेंट था वो ये था कि भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही था ना हमारा स्टेटमेंट। तो देखिए बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले इधर देखें, हिंदी मीडियम वाले इधर देखें। तो इंग्लिश मीडियम में मैंने लिख दिया है, ये पहली स्टेप कंप्लीट हुई। इसके बाद में ये फॉर्मूला जो अप्लाई करना था, स्टेटमेंट था भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो क्या लिखेंगे, भाज्य क्या है हमारा 867, कितने किससे डिवाइड कर रहे हैं, 255 से, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, कितना रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बच रहा है, 102। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा है, सिंस रिमाइंडर आर इज इक्वल टू 102 डज नॉट इक्वल टू 0 अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर दिस। यानी अभी चरण नंबर 2 हम तब अप्लाई कर रहे हैं जब हमारा क्या है, रिमाइंडर 0। मैंने क्या कही थी, ये चरण हम जब तक लगाते रहते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 नहीं आ जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, शेषफल इज इक्वल टू 120 यानी 102 डज नॉट इक्वल 0 यानी 0 के बराबर नहीं है। पुनः फिर क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो पुनः करेंगे, तो उस कंडीशन में करने पर अब देखते हैं कि इसमें ए और बी क्या होंगे। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप थी, उस फर्स्ट स्टेप में से जो हमारा भाजक था वो हमारा ए बन जाएगा और शेषफल था वो क्या होगा हमारा बी। तो हम किस पर लगाएंगे, 200 यानी 255 और किस पर लगा रहे हैं, 102 पर। यही मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, फॉर 225 एंड 120। तो अगर हम 102 से डिवाइड करेंगे किसमें, 255 में, कितने टाइम चलेगा, 2 टाइम्स। तो कितना आया रिमाइंडर आपका 51, यानी ये आपका ए, ये बी और ये आपका क्यू और ये आपका आर। तो ये देखिए फिर कैसे लिखेंगे इसको, 225 यानी 255 बराबर 102 गुणा कितने टाइम्स, दो बार भाग गया है, प्लस 51। फिर हम दोबारा से लिखेंगे तीसरा चरण नंबर 3, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर क्या है यानी शेषफल हमारा क्या नहीं आया, 0, इसलिए हम अगेन चलेंगे क्योंकि हमारा शेषफल कितना आया है, 51। इसलिए सिंस रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0 अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर 102 एंड 51। ठीक है, तो चरण नंबर 2 के बाद में हम 3 पर फिर आए, क्योंकि चरण नंबर 2 में हमें शेषफल यानी रिमाइंडर 0 नहीं मिला। तो हम चरण नंबर 3 पर दोबारा से यूक्लिड डिवीजन, अब यही स्टेटमेंट आपको बच्चे दोबारा से लिखना है, तो मैं प्योर वैल्यू लिख रहा हूँ। किस किस में अप्लाई करेंगे हम, 102 और 51 में, यानी इन दोनों में हम अगेन अप्लाई, दोबारा से अप्लाई करेंगे। यही आपको दोबारा लिखना है, क्या लिखोगे, ये लिखना
शेषफल इज इक्वल टू 51 डज नॉट इक्वल टू, यानी 0 के बराबर नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर किस किस में प्रयोग करेंगे बच्चों? 102 और किसमें? 51 में। यानी हमारा ए होगा 102 और बी होगा हमारा 51। ठीक है, तो क्या होगा? 102 बराबर 51 में से कितनी बार जाएगा? 2 बार। रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? प्लस 0, यानी हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 0। तो अगर जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या लिखते हैं? यानी हम लिखेंगे शेषफल, क्या लिख देंगे? बराबर 0। तो एचसीएफ किसका निकालेंगे? यानी मासा, क्या लिखेंगे? मासा। किन किन वैल्यूज का? 867, 255 और कितना आएगा? 51। ये आपका एचसीएफ आ गया। ऐसे ही यहाँ सिंस रिमाइंडर r is equal to 51 does not equal to 0, again apply Euclid division lemma for 102 and 51। 102 is equal to 51 by into 2 plus 0, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर? 0। तो एचसीएफ किन का निकाल रहे थे हम? आपके जो पहले जो ए और बी थे उनका। ठीक है, और वो एचसीएफ होता क्या है? लास्ट स्टेप में, जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल 0 आ जाता है उसका बी तो बी क्या है हमारा यहाँ पर? 51। देखो इससे कंपेयर करेंगे इस वाले इससे मेथड से, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लास्ट स्टेप को बी बराबर कितना निकलेगा हमारा? 51। तो लास्ट स्टेप का जो बी होगा वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ। ठीक है, तो नोट कीजिए बच्चों, हिंदी मीडियम वालों के लिए ये और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये, तो नोट कीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझिए।